हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची की ओर से जारी किया गया क्लास 12 इंग्लिश इलेक्टिव का सेट 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आर सेम। जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 40। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। 4 ऑप्शंस आर गिवन। सेलेक्ट द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है आप लोगों का पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 1 to 6 के लिए। इस पैराग्राफ को पढ़ने के पश्चात ही आप लोगों को जो है 1 to 6 के आंसर मिल पाएंगे। आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से इस पैराग्राफ को पढ़िएगा और देखिएगा जहाँ से हम लोगों का आंसर दिया गया है, आंसर हम लोगों को मिलेगा, उसको मैंने अंडरलाइन भी पहले से करके रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप लोग को भी सुविधा हो। लेकिन आप लोग पैसेज को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि हो सके एग्जामिनेशन में यदि आप लोगों को ये पैसेज आ जाए तो आप लोग अच्छे से उसे सॉल्व कर सके। ओके, पार्ट 1 का भी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोगों से मिस हो गया होगा तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, हमारे वीडियो में, हमारे चैनल में जो है आप लोगों को सभी एकदम करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स मिलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? पॉलीथीन शॉपिंग बैग्स एंड रैपर्स आर a potential threat to rural environment, urban environment, global environment और इंडस्ट्रियल environment। ठीक है, ऐसे यदि देखा जाए तो पॉलीथीन जो है, वो पॉलीथीन बैग्स वगैरह, वो इन सारे के लिए, यानी रूरल के लिए भी, अर्बन के लिए भी, ग्लोबल के लिए भी और इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट के लिए भी इक्वली हार्मफुल है। ठीक है, कहीं भी ये अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, हमें जो है पैराग्राफ के अनुसार आंसर देना है। तो पैराग्राफ में देखिए आप लोगों का अर्बन एनवायरनमेंट की बात की गई है। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अर्बन एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स एंड रैपर्स चोक आवर ड्रेन एंड प्रोवाइड डैश टू डेडली जर्म्स। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा, दैट इज प्रोवाइड ब्रीडिंग फैसिलिटीज़। ठीक है, यानी जो प्लास्टिक क्या करता है, हमारे जो सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम वगैरह होता है, जल निकासी वगैरह का, नाली वगैरह का, वहाँ पर ये प्लास्टिक जाम हो जाता है और जिससे पानी जमा हो जाता है और वो मच्छरों के दूसरे जो भी और भी इस प्रकार के जर्म्स वगैरह होते हैं उन लोगों का ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है। ठीक है, तो सो द राइट आंसर इज इरिगेशन, डंपिंग, ब्रीडिंग फैसिलिटीज़। ठीक है, रिचार्ज फैसिलिटीज़। तो राइट आंसर हम लोगों को मिल गया यहीं पर, क्या होगा हम लोगों का, दैट इज ब्रीडिंग फैसिलिटीज़, यानी ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? प्लास्टिक वेस्ट डिसरप्ट सेवर सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम, रिचार्जिंग सिस्टम और कैनल सिस्टम। ठीक है, प्लास्टिक जो है, ये जो है बर्बाद करता है, एक तरह से बोलिए तो ख़राब करता है हमारे किस सिस्टम को? तो अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, ये जो प्लास्टिक ये सब है, ये हमारे डिसरप्ट, देखिए यहाँ पर है हमारा आंसर, दैट इज दिस डिसरप्ट द सेवर सिस्टम। ठीक है, जो जल निकासी वगैरह के सिस्टम होते हैं उसको ये खराब करता है। सो द राइट आंसर इज क्या होगा हमारा, सेवर सिस्टम। यहाँ स्पेलिंग में मिस्टेक है, आप लोग इसे सुधार लीजिएगा। ठीक है, SEVER, सेवर सिस्टम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? मिलियंस ऑफ पीपल रिटर्निंग टू देयर होम टाउन एवरी डे कैरी देयर शॉपिंग्स इन प्लेन बैग्स, कलरफुल बैग्स, जूट बैग्स और स्कूल बैग्स। ठीक है, तो इसका आंसर राइट होगा, देखिएगा आप लोग पैसेज में हम लोग फिर वापस चलते हैं। कलरफुल बैग्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कलरफुल बैग्स। ठीक है, कैरी दे आर शॉपिंग इन कलरफुल बैग्स। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, कलरफुल बैग्स। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, कलरफुल बैग्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द एसेंशियल आर्टरीज ऑफ सिटी लाइफ? सीवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, हाइजेनिक सिस्टम, कैनल सिस्टम। ठीक है, कौन सा है इसमें अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ? तो हम लोग देखते हैं इसमें जो है एक्यूरेट जो है, दैट इज दिस डिसरप्ट सीवर सिस्टम द एसेंशियल आर्टरीज। ठीक है, तो ये हमारे सीवर सिस्टम को डैमेज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा आप लोगों का, दैट इज सीवर सिस्टम। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? इन द पैसेज द वर्ड डिस्पोज मीन्स। पैसेज में डिस्पोज का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तो पैसेज के अनुसार डिस्पोज का मीनिंग होता है, ये देखिए यहाँ पर, डिस्कार्ड। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द वर्ड डिस्पोज मीन्स हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिस्कार्ड। ठीक है, दैट इज करेक्ट आंसर। अगेन वी हैव ए पोएट्री, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर क्वेश्चन 7 to 10 के लिए हमें यहाँ देखिए एक पोएट्री दी गई है नेक्स्ट पेज में भी। ठीक है, ये पहले से ही मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए। ठीक है, जहाँ से आप लोगों को आंसर्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट काइंड ऑफ वुड्स द पोएट स्टॉप्स टू वॉच? ठीक है, किस प्रकार के वो माने वुड्स थे, जंगल था
जहाँ पर लेखक जो है वो स्टॉप करता है देखने के लिए, ठीक है। फिल्ड विथ डस्ट, फिल्ड अप विथ ट्री, फिल्ड अप विथ स्नो, फिल्ड अप विथ स्टोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, देखिएगा, फिल्ड अप विथ स्नो यहाँ पर, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिल्ड अप विथ स्नो, दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। द पोएट गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक, पुश, पुल और ब्लो। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आप लोगों का ए शेक, ठीक है, ए शेक। ऑप्शन ए इज और करेक्ट आंसर, देखिएगा आप लोग यहाँ पर ए शेक, दिस इज राइट आंसर, शेक, ओके। ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द पोएट हाउ डू द वुड सीम। जंगल जो है वो कैसे दिख रहे थे, अगली, ग्लूमी, डीप, ठीक है, टाइडी, डीप एंड डार्क, लवली, डार्क एंड डीप, टाइडी, ग्लूमी एंड डार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, लवली, डार्क एंड डीप, ठीक है, ऑप्शन सी इज और करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोग देखिएगा यहाँ पर लवली, डार्क एंड डीप यहाँ पर है आप लोगों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वर्क द पोएट हैज़ टू डू बिफोर ही गोज टू स्लीप। ठीक है, कौन सा कार्य करना था लेखक को सोने जाने से पहले, तो कौन सा कार्य करना था बिफोर ही स्लीप, देखिएगा बोल रहा है जो एकदम पोएट्री का लास्ट में आप लोगों को मिलेगा, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी उसे मीलों चलना था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10, ही हैज़ टू फिनिश हिज होमवर्क, ही हैज़ टू ट्रेवल ए लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उसे जो है लंबी दूरी की यात्रा करनी थी। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन बी, ही हैज़ टू ट्रेवल ए लॉन्ग डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 11, इन राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ये देखिए हम लोग यहाँ पर राइटिंग सेक्शन में आ गए, पैसेज का खत्म हो गया हम लोग का। इन आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूड, आर्टिकल जो भी हम लोग लिखते हैं वो इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है, क्या इंक्लूड नहीं करता है, अपील नहीं करता है, वार्निंग नहीं करता है, या ऑर्डर नहीं करता है, ठीक है, हमें क्या बोलता है, नॉट इंक्लूड बोलता है, जो शामिल नहीं है, ठीक है, या फिर सजेशन नहीं करता है, ठीक है। तो सजेशन देखिएगा करता है, ठीक है, फिर अपील भी करता है, वार्निंग भी करता है, ठीक है, ऑर्डर नहीं करता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। इसका मैं एक उदाहरण से अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा देता हूँ, जैसे ऑर्डर क्यों होगा, इसका ऑर्डर हम लोग क्यों नहीं करते हैं। जैसे सपोज़ आप लोगों का कोई भी एक आर्टिकल है, सपोज़ जैसे आप लोगों का ग्लोबल वार्मिंग पर जो है एक आर्टिकल है मान लीजिए, तो ग्लोबल वार्मिंग पे आर्टिकल है, तो उसमें हम लोगों को अपील कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ऐसे करके आप लोग मतलब इस प्रकार से माने पेड़ लगाइए वगैरह इस तरह से। और फिर वार्निंग की जहाँ तक बात आती है, तो हम लोग वार्निंग भी कर सकते हैं कि वार्न हम कर रहे हैं कि भाई आप लोग यदि पेड़ उड़ नहीं लगाओगे, जल संरक्षण नहीं करोगे, तो फिर ये ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ जाएगा, और इससे एक बार क्या होगा, ये पूरी पृथ्वी एकदम जल के स्वाहा हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ सजेशंस भी दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं इन द सेंस कि हम लोग बोलेंगे कि नहीं भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, जगह जगह देखते हैं हम लोग अभियान भी चला सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग सारी चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ऑर्डर देने की बात होती है, तो ऑर्डर हम नहीं दे सकते हैं आर्टिकल में, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल राइटिंग है वो पब्लिकली होता है, तो हम इस तरह से ऑर्डर वगैरह नहीं दे सकते हैं कि भाई आप तुमको जो है आज एकदम पेड़ लगाना ही लगाना है, नहीं तो फिर मैंने तुमको सजा हो जाएगी ऐसे करके। तो इस तरह से हम नहीं कर सकते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल के शुरुआत में हम लोग क्या लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग टाइटल, नेम, एड्रेस, डेट, ठीक है। तो आर्टिकल जाहिर सी बात है हम लोग क्या लिखते हैं सबसे पहले, दैट इज टाइटल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट, कंक्लूजन, स्टैटिस्टिक्स, डाटा, ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जाहिर सी बात है कोई भी हम लोग जो राइटिंग सेक्शन में आते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही देते हैं उस चीज़ का। तो आर्टिकल के क्षेत्र में भी वही चीज़ है, ठीक है, वी हैव टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ओके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में हमें नहीं शामिल करना चाहिए, डाटा कलेक्टेड, डाटा करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन बाय विटनेस, गवाह जो होते हैं वो भी करना चाहिए, ठीक है। नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा, तो पर्सनल कमेंट्स, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। पर्सनल कमेंट्स जो हैं हमें नहीं शामिल करने चाहिए, ठीक है, जो मतलब सत्य है, जो सही चीज़ है वही शामिल करना चाहिए, अपनी राय उस प्रकार से नहीं देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, वाइल राइटिंग एन एसे ईच पॉइंट मस्ट बी रिटन इन ए सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए एसे राइटिंग, और लॉजिक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब नेगेटिव बोल रहा है, इनकन्वीनियंट, एब्स्ट्रैक्ट, ये सारे नेगेटिव है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लॉजिकल, ठीक है। जब भी हम लोग लिखेंगे एसे राइटिंग, तो हम लोग का एसे जो है वो सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल वे में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर गिवन डायरेक्ट स्पीच। यहाँ जो है आप लोगों को अब 16 से 20 में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं,
ठीक है, आप लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच को सेलेक्ट करना है और डायरेक्ट स्पीच आप लोगों का क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 16 क्या बोलता है, आई सेड टू यू हाउ ही फील्ड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आई एनकर्ड इफ ही हैड failed, I asked you if he failed, I asked you how he had failed, I said to you if he was failed। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो है आप लोगों का डायरेक्ट में आई सेड टू यू हाउ ही फेल्ड क्वेश्चन लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आस्क्ड सही हो जाएगा। ठीक है, आई आस्क्ड यू हाउ ही हैड फेल्ड, ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, शी शेड टू मी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी होते हैं तो एक तरह से क्या ये विश किया जा रहा है। ठीक है, तो ये विश का देखिए एक ही ऑप्शन है, शी विश्ड मी गुड मॉर्निंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, द टीचर सेड टू द बॉयज स्टैंड अप। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी टीचर हुआ, कोई बड़े अधिकारी हुए, कोई इस प्रकार से स्टेटमेंट देते हैं या कुछ बात बोलते हैं, तो एक तरह से ये समझिए वो आपसे बड़े हैं, अधिकारी हैं, उनका अधिकार है, तो वो एक ऑर्डर के सेंस में आता है। ठीक है, तो ये देखिएगा ऑर्डर से रिलेटेड यहाँ पर एक ही है। ठीक है, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू स्टैंड अप, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, ही सेज आई शैल गो टू द सिनेमा। ठीक है, ये देखिएगा आप लोगों का प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आप लोगों का ही सेज दैट he shall go to the cinema। okay, option number D is our correct answer। ठीक है, he says that he shall go to the cinema। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, he said to me I have seen the Taj। he said to me I have seen the Taj। options are he said to me that I have seen the Taj, he said to me that he has seen the Taj, he told me that he had seen the Taj, he told me that he have seen the Taj। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, he told me that he had seen the Taj। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, इन द लेसन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग चैप्टर्स में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोगों का जो है आप लोगों का लिटरेचर सेक्शन शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, इन द लेसन आई सेल माई ड्रीम्स, ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा ज़रूर, आई सेल माई ड्रीम्स। ठीक है, व्हाट डिड द नरेटर कॉल द मिस्ट्री लेडी, नरेटर मिस्ट्री लेडी को क्या बुलाता था। ठीक है, मतलब किसको वो मिस्ट्री लेडी बुलाता था, इवलिन को, मिसिल को, बेशी को, या फ्राउ फ्रेडे को। तो देखिएगा ये आई सेल माई ड्रीम्स जो है वो फ्राउ फ्रेडे से रिलेटेड चैप्टर है और उसी को वो मिस्ट्री लेडी बुलाता था। ठीक है, क्योंकि वो उसे समझ नहीं पाया था। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट एक्सीडेंट इज मैंसनड एज द स्टोरी। ठीक है, किस एक्सीडेंट को मैंसन किया गया स्टोरी में, कौन सी स्टोरी, आई सेल माई ड्रीम्स जब शुरुआत होती है स्टोरी की तो ए कार क्रैश्ड इनटू द होटल वॉल ड्यू टू द ह्यूज वेव। तो यही ए ही हम लोगों का राइट आंसर है, पहला वाला ही राइट आंसर है। ठीक है, स्टार्टिंग जैसे ही होता है आई सेल माई ड्रीम्स जो स्टोरी है, तो उसमें शुरू में ही दिखाया जाता है कि एक डेड लेडी है, उसको कार से मतलब क्रेन के थ्रू उठाया, लिफ्ट किया जा रहा है, और ये कार जो थी जो समुद्र में भयानक तूफान आंधी वगैरह आता है उसके थपेड़ों से वो होटल की दीवार से टकराई थी और इस प्रकार से, और वो पानी में डूब गया था, ऐसे करके डूब गई थी। तो वहीं उस लेडी के सर्पेंटाइन रिंग को देखकर वो पहचानता है लेखक कि वो फ्राउ फ्रेडा की ही है। तो ए कार क्रैश्ड इनटू द होटल वॉल। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, इन द पास्ट वाई वॉज द नरेटर इन ए ऑफ फ्राउ फ्रेडा। ठीक है, लेखक जो है शुरू में स्टार्टिंग में बोल रहा है इन द पास्ट। ठीक है, पुराने समय में वो फ्राउ फ्रेडा से क्यों भय खाता था। ठीक है, तो सी स्पोक ए बिट ऑफ स्पेनिश, इसमें भी पहला ही आंसर हम लोगों का करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए, सी स्पोक ए बिट ऑफ स्पेनिश, दिस इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी एवलिन, एवलिन स्टोरी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रैंक इज नॉट ट्रू। उसका जो बॉयफ्रेंड था फ्रैंक, उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है बोलता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड देखिएगा, ही वांट्स टू मैरी एवलिन, सही है, वो सब विवाह करना चाहता था। ही टेल्स स्टोरीज अबाउट हिज ट्रैवल्स, वो देश दुनिया इधर उधर जहाँ भी यात्रा करता था तो वो उसकी स्टोरीज सुनाता था, सही है। ही लाइक्स म्यूजिक, ये भी सही है। ठीक है, तो हमें क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दैट इज़ नॉट ट्रू, जो सही नहीं है बोलता है। ठीक है, नॉट ट्रू बोल रहा है, तो नॉट ट्रू क्या होगा, ही हैज़ चैलेंज्ड एवलिन्स फादर इन ए ड्यूएल। ठीक है, द्वंद्व के लिए, कुश्ती के लिए उसने उसके पिता को यानी उसके गर्लफ्रेंड के पिता को चैलेंज किया था। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डिड एवलिन प्रॉमिस टू हर मदर बिफोर हर मदर्स डेथ। उसकी मम्मी की मृत्यु से पहले एवलिन ने उसकी मम्मी से क्या वादा किया था, टू मैरी हर लव, कि वो अपने प्रेमी से विवाह करेगी, टू रन अवे फ्रॉम होम, अपने घर से भाग जाएगी, टू टेक ऑफ द फैमिली, टू कंप्लीट हर एजुकेशन, अपनी शिक्षा पूरी करेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसने मम्मी से वादा किया था टू टेक ऑफ द फैमिली, यानी वो पूरे परिवार का भरण पोषण करेगी,
परिवार की देखभाल करेगी, एक तरह से आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज और करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, वेयर इज एवलिन एट द एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी एवलिन कहाँ पर है, एट होम, इन चर्च, इन स्कूल, एट द क्वे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एट द क्वे, ठीक है। वो इलोपमेंट होती है, मतलब भागने की ये करती है, इस प्रकार से दर्शाया गया है आप लोगों को चैप्टर में, लेकिन वो लास्ट में नहीं भागती है। और वो जो आप लोगों का डॉक होता है, जिसको घाट बोलते हैं, जहाँ जहाज़ रुकता है, सामान का लोडिंग अनलोडिंग वगैरह होता है, बंदरगाह बोल सकते हो आप लोग। तो वहीं क्वे पे थी वो, मतलब एक तरह से बोलिए तो रास्ता, जहाज पे जाने वाले रास्ते पे, ठीक है, क्वे पे। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वाज रेजल्स फादर प्रोफेशन, रेजल का फादर का प्रोफेशन क्या था, वॉचमेकर, फार्मर, सीनेटर और डॉक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधे सीधे वॉचमेकर। रेजल के जो पिता थे डॉक्टर सोलोमन मार्गुलिन्स की जो पहली गर्लफ्रेंड थी, रेजल उसका नाम था। फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट सेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, रेजल, ठीक है। तो उसके पिता क्या करते थे, वो एक वॉच मेकर थे, ठीक है, घड़ी बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 28, वाई वॉज डॉक्टर सोलोमन नॉट हैप्पी विथ हिज ओन कम्युनिटी मेंबर्स। डॉक्टर सोलोमन मार्गुलिन जो है, वेडिंग इन ब्राउन्स विलेज चैप्टर से रिलेटेड है, वो जो हैं अपनी कम्युनिटी से खुश क्यों नहीं थे, ठीक है, कम्युनिटी मेंबर से क्यों खुश नहीं थे। बिकॉज द जूइस हेटेड हिम, जूइस लोग उससे नफरत करते थे। बिकॉज ही मिसअंडरस्टूड देम, ठीक है, उसे उन्हें समझने में भूल हुई। या बिकॉज द जूस हैड फॉरगटन देयर ओन कल्चर, या फिर जो जूइस लोग हैं, ठीक है, वे अपना ही कल्चर को भूल गए हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज द जूइस हैड फॉरगटन देयर ओन कल्चर। ऑप्शन नंबर सी इज और करेक्ट आंसर, ठीक है। जूइश कहने का मतलब ये आप लोगों का यहूदी धर्म हो गया, ठीक है। यहूदी धर्म के लोग जो हैं वो अपने ही कल्चर को भूल रहे हैं ऐसे करके, क्योंकि डॉक्टर सोलोमन मार्गुलन भी जो है वो आप लोगों का जूइश रिलीजन से ही रिलेटेड था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है, व्हाट हैपन्स व्हेन लव्स डे इन शॉर्ट, ठीक है, इट डिकेज, इट ग्रोज, इट रिमेन्स द सेम, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इट डिकेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। 30, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट डू द शेडो बिफोर नून रिप्रेजेंट, ठीक है। शेडो बिफोर नून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द लवर एंड द बिलवर्ड मूविंग अपार्ट, ठीक है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो दूर जा रहे हैं ऐसा करके, द एब्सोल्यूट लव, द लवर एंड बिलवर्ड कमिंग टुगेदर, या लॉन्गर शेडोज को दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो क्या दर्शा रहे हैं, शेडो बिफोर नून क्या बतला रहे हैं, द लवर एंड बिलवर्ड कमिंग टुगेदर, ओके। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। व्हेन डू शेडोज डिसअपियर, कब जो है हमारी शेडोज डिसअपियर हो जाती हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो शेडोज वगैरह हैं, शेडोज कैसे बनती हैं, ठीक है। मान लो जैसे यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है ऐसे करके, और इसके ऊपर यहाँ पर मान लीजिए सन है, ठीक है, सूर्य है, ये मान लीजिए इस प्रकार से। तो सन इस प्रकार से है, तो इसका देखिएगा शेडो इधर मतलब पीछे साइड बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से इधर इसका शेडो बनेगा, ठीक है। लेकिन जब सूर्य जो है हमारे ठीक टॉप में होगा, एकदम ऊपर में होगा, तो उस समय देखिएगा हम लोगों का शेडो यहाँ पर एकदम छोटा सा बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो वही बोल रहा है व्हेन डू शेडोज डिसअपियर, डिसअपियर मतलब होता है गायब हो जाना, ओझल हो जाना। तो यहीं जब हम लोग का एकदम देखिएगा सिर के ऊपर रहता है, तो हमारा एकदम छोटा सा परछाई बनता है, ठीक है, नहीं के बराबर। तो वही गायब होना बोलते हैं, ठीक है। तो वो कब होगा, द सन इज ओवर हेड, सनराइजेज उगता है, पोस्ट नून, फोर नून, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोगों का सूर्य जब हमारे क्या बोलते हैं एकदम ओवरहेड, सिर के ऊपर जब रहता है, तो उसी समय हम लोगों का जो पर शेडो होता है, परछाई होता है, वो डिसअपियर होता है। तो द सन इज ओवरहेड, ऑप्शन ए इज और करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट हैज़ बीन एड्रेस्ड एज एनवियस इन द पोएम ऑन टाइम, ठीक है। जनरल सी बात है, देखिएगा इस प्रकार से जब भी पोइट्री से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस रहेंगे, और आप लोग जान जाइएगा कि वो किस पोइट्री से रिलेटेड है। देखिए जैसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया ऑन टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन भी दिया गया है, देखिए लव, टाइम, फ्रेंडशिप, बिहेवियर, ठीक है। तो किसको एड्रेस किया गया है, एनवेस के रूप में। तो पोइट्री जब टाइम से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है आंसर भी मेरा टाइम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ एनवीएस किसको बोला गया, ऑन टाइम, यानी टाइम को ही बोला गया है। 33, टू whom डज द पोएट पे ट्रिब्यूट थ्रू द पोएम ऑन शेक्सपियर, ठीक है। ये भी सेम उसी प्रकार से जैसा हिंट मैंने 32 में दिया, उसी तरह से 33 में भी, ठीक है। मिल्टन ने जो कविता लिखी है ऑन शेक्सपियर, उसमें उसने किसको ट्रिब्यूट किया है, ठीक है। तो वो किसको ट्रिब्यूट किया, जाहिर सी बात है शेक्सपियर के ऊपर पोइट्री है, तो हिज बिलीवर्ड शेक्सपियर, जॉन डन, जॉन किट्स। तो इसका भी वही हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, शेक्सपियर, ठीक है। ये एक जनरल फार्मूला है, आप लोग इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हालांकि सब पोइट्रीज में या जो क्वेश्चंस हैं उसमें ये लागू नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैक्सिमम में वो होता ही है, ठीक है। क्योंकि जब आपको बोल रहा है कि वो शेक्सपियर से रिलेटेड पोइट्री है, उसके विषय में लिखा है, तो जाहिर से ट्रिब्यूट भी उसी को देगा, ठीक है। अब एनवीएस इन द पोएम ऑन टाइम बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें भी टाइम ही होगा, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शेक्सपियर,
ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है? इन द पोएम कुबला खां जो पोइट्री आपने पढ़ी, विच रिवर रैन थ्रू द कैपिटल, ठीक है, राजधानी से कौन सी नदी जो है बहती है? वो आल्फ, नील, थेम्स या सतलज, ठीक है। तो कौन सी नदी बहती है आप लोगों का? दैट इज आल्फ रिवर, ठीक है। द एबेसेनियन मेड वॉज प्लेइंग ए, ठीक है, जो एबेसेनियन मेड है वो क्या बजा रही है? ठीक है, गिटार, वायलिन, सितार या डलसाइमर बजा रही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर, डलसाइमर, ठीक है। ये जो है आप लोगों का, आपने देखा होगा जो क्या बोलते हैं इसको, पियानो को देखा होगा, इस प्रकार से बड़ा सा रहता है पियानो। तो ये उसी प्रकार से आप समझ लिए, बॉक्स टाइप का ही रहता है, छोटा रहता है, ठीक है, पियानो जितना बड़ा नहीं रहता है, ठीक है। ये जो है थोड़ा सा मैंने स्मॉल रहता है, छोटा रहता है, डलसाइमर, ठीक है। तो उसे ही वो एबेसेनियन मेड मतलब बजा रही थी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, विच लॉज रेस्ट्रिक्ट आवर फ्रीडम इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी? कौन से लॉज हैं जो हमें रेस्ट्रिक्ट करते हैं हमारे फ्रीडम के लिए, हमारी आज़ादी के लिए सिविलाइज सोसाइटी में? द लॉज ऑफ लैंड करते हैं, द लॉज ऑफ लेबर करते हैं, द लॉज ऑफ फ्रीडम करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन है बोल रहा है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द एबव रेस्ट्रिक्टेड आवर फ्रीडम इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, सभी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रकृति मेट आनंदा, ठीक है, प्रकृति की मुलाकात होती है आनंदा से। ये आप लोगों का जो ड्रामा है, ठीक है, चंडालिका आपने पढ़ा होगा, चंडालिका से रिलेटेड है। तो चंडालिका में जो प्रकृति है वो आनंद से गांव के किस जगह पर मिलती है? ठीक है, इन द विलेज, ठीक है, मोनास्ट्री, फेयर, मेला में, स्कूल में, वेल में, कुआं में, ठीक है। तो ये देखिएगा जो वो आनंदा जो है वो उपदेश देते देते एक गांव से दूसरे गांव इस प्रकार से जाता है, तो उसी क्रम में वो प्रकृति के गांव भी पहुंचता है, ठीक है, उसके विलेज में। और उसे प्यास लगी रहती है, तो वहीं पर प्रकृति कुएं में पानी भर रही होती है, तो वहीं कुएं पर ही वेल के पास उसकी मुलाकात होती है, ठीक है। और वहीं पानी पीने समय में वो प्रकृति को बहुत सारे उपदेश देता है, जिस पर कि ये ड्रामा जो है आप लोगों का चंडालिका बेस्ड है, ठीक है, प्रकृति और आनंदा की बातचीत के ऊपर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। वेल, दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, what is not mentioned as a weak witness of thy name in the poem on Shakespeare 1630, ठीक है। what is not mentioned बोल रहा है, पोइट्री जो आपने पढ़ी होगी ऑन शेक्सपियर मिल्टन की, इसमें कौन सा मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। तो देखिएगा, पाइल्ड स्टोन्स मेंशन किया गया है, हैलोड रेलिक्स ये भी मेंशन किया गया है, स्टारी पॉइंटिंग ये भी मेंशन किया गया है, ठीक है। तो पोइट्री में क्या मेंशन नहीं किया गया, हमें ढूंढना क्या है? नॉट मेंशन, ठीक है। तो नॉट मेंशन दैट इज बायोग्राफी, ठीक है। ऑप्शन जो है डी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, हु हैज़ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू जीबी शॉ, ठीक है। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि जीबी शॉ जी के अनुसार, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अनुसार जो है हु हैज़ फ्रीडम, किसके पास फ्रीडम है? तो देखिएगा, पोइट्री आप लोग पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है। तो देखिएगा, जीबी शॉ के द्वारा बतलाया गया है कि इस संसार में मतलब वो मालिक हो, नौकर हो, किस कृषक हो, धनी हो, राजा हो या कोई भी हो, वो देखिएगा मतलब वो ऐसा नहीं कि वो स्लेव नहीं है, वो आज़ाद है, ऐसी बात नहीं है। हर कोई मतलब किसी न किसी रूप में गुलाम है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लोगों का ऑप्शन दिया हुआ है मोनार्क, ठीक है। मोनार्क हो गया आपका धनी वर्ग के लोग, अधिकारी लोग, जमींदार लोग, रुपए पैसे वाले लोग, राजा महाराजा लोग, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास पावर है। तो ये तो है, इन्हें फ्रीडम है नहीं है, ठीक है, इन्हें भी नहीं है। स्लेब्स, गुलाम, खैर इन्हें तो फ्रीडम है ही नहीं है। पॉलिटिशियंस, राजनीतिक, ये भी माने फ्री नहीं है। तो आप लोग एक तरह से देखिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव, ठीक है। यानी पोइट्री ही बतला रहा है कि फ्रीडम, ठीक है, इस संसार में कोई भी मनुष्य जो है वो फ्री नहीं है, ठीक है, फ्री नहीं है। तो नन ऑफ द एबव होगा, कोई भी फ्री नहीं है, ठीक है। देखने से लगता है कि मोनार्क जो राजा महाराजा लोग हैं ये फ्री है, जो मन सो कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वे भी फ्री नहीं है, उन्हें भी नेचुरल जो भी ड्यूटीज़ हैं वो करने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए नन ऑफ द एबव इज आवर राइट आंसर। अगेन क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट डज द प्ले चंडालिका फोकस ऑन? प्ले जो चंडालिका है वो किस पर बेस्ड है, ठीक है, कास्टिसिज्म, पोवर्टी, पिटी और फ्रेंडशिप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कास्टिसिज्म के ऊपर, ठीक है। इसमें मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि आनंद वो पानी पीने की इच्छा जाहिर करता है प्रकृति से, प्रकृति का नाम ही चंडालिका है, वो चंडाल फैमिली से बिलोंग करती है, चंडाल जाति से, और वो उसे पानी पिलाने से मना करती है। उसी समय आनंद बोलता है कि वे मैंने क्या बोलते हैं, ऐसा थोड़ी है कि वो चंडालिन है बोल के उसको पानी पिलाएगी तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी, ऐसे करके स्टोरीज में दिया गया है, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो इट इज़ बेस्ड अपॉन कास्टिसिज्म, जात पात के ऊपर है ये बेस्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, सो लर्नर्स आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा और सारे ऑप्शंस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और
कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा इस चीज़ को, और हमारे साथ बने रहिएगा रेगुलर। और जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही अच्छी बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों को इसमें सारे जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं उन्हें क्लियर किया जाता है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का इंग्लिश इलेक्टिव क्लास 12 का मॉडल क्वेश्चन सेट 2। ओके, प्लीज़ वेट फॉर द थर्ड सेट, ठीक है। एक दो दिन में उसे भी अपलोड मैं कर दूंगा। आप लोग हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। सो लर्नर्स, फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू।